आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के मॉडल सेट 1 के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको मैथ के मॉडल सेट 1 का और केमिस्ट्री के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए, हमारा जो क्लास 11th का जो फिजिक्स है, इसमें कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो 35 क्वेश्चन आपका 35 नंबर का हो जाता है। और अगर बात करें टाइम का, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में बता दूंगा कि आंसर क्या होगा, और इसके बाद हमारा और एक वीडियो आने वाला है जहां पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। ये जो हमारा मॉडल सेट 1 है ना, इसका यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और इसके बाद हमारा और एक वीडियो आएगा जहां पर हम लोग बात करेंगे एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने मैथ और केमिस्ट्री में देखा था उसी प्रकार से देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, आप देख लीजिए कि कौन वाला किसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके हर एक चीज को। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यानी क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है। इकाई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, यह अपरिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए, यह उपयुक्त आकार का और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, तीनों सही है। मतलब इसका जो हो जाएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब आपको टिक किस पे करना है, आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर डी पे। क्लियर है। आगे देखिए, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। देखिए, जब मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा था, एक ही लेक्चर दिया था, और वहां पर मैंने आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था क्या होता है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी देखिए क्या होता है, m के पावर में होता है -1, l के पावर में होता है 3 और t के पावर में होता है -2, ठीक है। आप देख लीजिए, जो कि यहां पर ऑप्शन नंबर 3 में हमको इस प्रकार से दिया गया है। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की बीमाएं समान है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस। मतलब यहां पर ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है, और आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा वह जोड़ा है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम टू सेम होता है, मतलब दोनों का एक ही होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवेग और संवेग, यानी कि इंपल्स और मोमेंटम, ये दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम टू सेम होता है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम। मतलब यहां पर ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन वाला आपका समय का मात्रक नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाइट ईयर। क्या हो जाएगा, लाइट ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो लाइट ईयर होता है ना, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जो लंबा लंबा जो डिस्टेंस होता है, इसको नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि द एसआई यूनिट ऑफ टर्क्यू इज, ठीक है, यानी कि बल आघूर्ण का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्लियर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहां पर आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। मतलब वेग समय ग्राफ का जो ढालान होता है यह क्या देता है। तो यह देता है त्वरण। क्या देता है, त्वरण देता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity of 20 मीटर प्रति सेकंड vertically. Find the distance traveled in first 2 सेकंड। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, और मैंने आपको शुरू में बताया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होंगे ना, इसका जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर। 20 मीटर इसका सही आंसर होगा। 7 का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक्सेलरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो आपका त्वरण है यह किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो देखिए जो त्वरण है ना, त्वरण हमारा होता है सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी।
त्वरण क्या होता है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पर हमारे पास कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही होगा। बोल सकते हैं कि ये शून्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है यहाँ पर कि दो कारें ए और बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही है। यदि दोनों कारें एक ही सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही है तो कार बी की तुलना में कार ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में आप समझ पा रहे हैं ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, यानी विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? ये आप क्लास 9th से पढ़ रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि है कौन होता है? तो जड़त्व आघूर्ण, मतलब घूर्णन गति में क्या होता है? द्रव्यमान के समतुल्य कौन होता है? तो जड़त्व आघूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका कि एक साथ क्षैतिज रूप से और एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती है, कौन सी गोली पहले जमीन से टकराएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि दो सदिश राशियों, देखिए सदिश राशि को इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह दोनों सदिश राशियों पर लंबवत होगा? तो देखिए जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब जो चीज है, देखिए फिजिक्स और मैथ आपको मिलता जुलता चीज मिलेगा। ये जो चीज है ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा और मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे देखिए अभी शायद आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा है इसलिए आप हर एक चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास कि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है? बात समझ में आया? जो जड़त्व आघूर्ण होता है किस पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वस्तु का जो कोणीय वेग होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इस पर यह डिपेंड नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, यहाँ पर जो एंगल होगा कितना होना चाहिए? तो 45 डिग्री होना चाहिए। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका यहाँ पर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब जो प्रक्षेप्य गति होता है उस केस में यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहता है? क्या कांस्टेंट रहता है? जैसे कि 4 ऑप्शन है तो जो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग का जो क्षैतिज घटक होता है ये हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आगे देखिए जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर क्यों फेंका जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि गति की जड़ता के कारण, गति का त्वरण के कारण, गति के वेग के कारण या फिर दोनों बी और सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है और ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये दोनों के चलते ये चीज होता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद कहां गिरेगा? तो जो गेंद होगा ना वह गेंद जो गेंद फेंकने वाला जो व्यक्ति है उसी के हाथ में आकर गिर जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका कि 5 न्यूटन का बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है तो शरीर का त्वरण क्या होगा? देखिए जो फॉर्मूला होता है F = ma
इसकी मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर त्वरण निकालने के लिए बोला गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ बटा एम हो जाएगा, ठीक है, एफ बटा एम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फोर्स कितना है आपका 5 है, और यहाँ पर द्रव्यमान कितना है 1 किलो है, तो 5 बटा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 5 ही आएगा, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है किसका, त्वरण का SI मात्रक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि एकदम सिंपल तरीके से बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको बता दिया। और थोड़े बहुत क्या होते हैं, थोड़े बहुत कंसेप्चुअल होते हैं जहां पे आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, इसलिए उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्म समायोजन बल है, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थैतिक घर्षण, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कि जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोणीय विस्थापन, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यहां पर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है यहाँ पर आपके पास, 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक किल सीट कराता है। किल 0.02 सेकंड के बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है, तो हथौड़े पर किल के द्वारा लगाया गया बल होगा। इसको तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1200 न्यूटन। क्लियर है। इसको आप सॉल्व करिएगा, अगर आपको आता है करिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कराऊंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए यहां पर भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिया गया है, कि 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 kg द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना कीजिए। ये आपका क्लास 9th जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लास 9th जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर ये जो 24 है, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि माइनस, क्वेश्चन नंबर यही है ना 24, हाँ, माइनस क्या हो जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, -4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी आप रखिए कॉपी में लिख के, मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कि 3 kg द्रव्यमान को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 4 kg द्रव्यमान को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर गति देने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। बात क्लियर है। तो 25 का जो सही आंसर होगा, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 kg द्रव्यमान को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर अधिक बल लगेगा। तो ये जो चीज है, इस पर क्या होगा, अधिक बल लगेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कि वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। बात समझ में आ रहा है। तो जो सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, बहुत ही सिंपल, एक फॉर्मूला टाइप का एक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 ना, तो 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि mv² बटा आर। क्या हो जाएगा, mv² बटा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा, mv² बटा आर। क्लियर है। आगे देखिए, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपके पास, कि दो वस्तुएं ए और बी समान संवेग से गतिमान है, वस्तु बी का द्रव्यमान वस्तु ए के द्रव्यमान से अधिक है, तो दोनों में से किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। क्लियर है। तो जो 27 है, 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वस्तु ए का। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किया गया कार्य, यानी कि वर्क डन जो होगा वही होगा हमारा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कि 50 सेकंड में 100 किलोग्राम के द्रव्यमान को 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाने के लिए आवश्यक औसत शक्ति क्या है। यहाँ पर आपको शक्ति निकालना है, पावर निकालना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का आपका हो जाएगा ए, यानी कि 980 वाट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 29 का क्या हो जाएगा, 980 वाट हो जाएगा। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए, कि द्रव्यमान m और लंबाई l वाली छड़ का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा जो इसके लंबाई के लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरती हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ml² बटे 12। क्या हो जाएगा, ml² बटा 12। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कि 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है,
बल के द्वारा किए गए कार्य को बताएं। यहाँ पर आपको वर्क डन निकालना है, बहुत ही सिंपल है, आप फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा सब्र करिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। क्या हो जाएगा? 0 जूल, ठीक है, 0 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका यहाँ पर कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। मान के चलिए कोई वस्तु है, उस पर जो भी वर्क डन होता है वह किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आगे देखिए मात्र 3 क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि किसी वस्तु पर सभी बलों, चाहे बाहर का बल हो चाहे आंतरिक बल हो, मतलब एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल हो, के द्वारा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होता है। यहां पर 4 ऑप्शन है, तो जो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 में से आपको बताना है कि आपका कौन वाला सही होगा। तो ये 34 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वस्तु के भीतर या बाहर हो सकता है, ठीक है, मतलब अंदर भी हो सकता है या फिर बाहर भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि मूल बिंदु के परितः बल F यहाँ पर दिया गया है एक का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि बल जिस कण पर लगता है उसकी स्थिति सदिश, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको एक पोजीशन वेक्टर भी दिया गया है, R जो भी दिया गया है यहाँ पर, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है, यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा। मतलब क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है, 14 है, आई का कैप है, -38 जे का कैप है, प्लस क्या 16 के का कैप है। कुछ इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन आएगा। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर हमने कंप्लीट हर एक क्वेश्चन का मतलब नॉर्मली सॉल्यूशन देखा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अभी मैंने कंप्लीट नहीं बताया और इसका भी लेक्चर बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।